नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल में। रोज अभ्यास तो परीक्षा पास इस श्रृंखला का ये चौथा वीडियो है जिसमें हम लोग बात करेंगे छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम की विभिन्न परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। हम जो है 10-12 क्वेश्चन लेते हैं और उसको जो है डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। तो बिना किसी देरी के सीधे हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी घाटी बस्तर जिले में है? आपको बताना है कि बस्तर जिले में इनमें से कौन सी घाटी है। तो देखिएगा, जो बस्तर जिला है जो कि दंडकारण्य के पठार में स्थित है, पर्वत पठार नदी झरना इस टाइप का जगह है ना, वनांचल है पूरी तरह से, तो वहाँ काफी सारी घाटियां भी है, जिनमें से एक प्रसिद्ध घाटी है केशकाल की घाटी, जिसको कि बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। लेकिन वर्तमान समय में चूंकि बस्तर का पुनर्गठन हुआ और काफी सारे नए नए जिले बनाए गए, तो अब जो है केशकाल घाटी बस्तर जिले में न होकर के कोंडागांव जिले के अंतर्गत आता है। लेकिन अभी भी बस्तर जिले के अंतर्गत काफी सारी घाटियां हैं, तो आपको बताना है कि बस्तर जिले में कौन सी घाटी है। ठीक है, तो सबसे पहला दिया पुष्पाल घाटी। पुष्पाल घाटी की अगर हम बात करें तो ये चित्रकोट वाटरफॉल, जो चित्रकोट जलप्रपात है ना, उसके निकट स्थित है पुष्पाल घाटी, जो कि बस्तर जिले में होता है। बिंता घाटी की बात करें तो ये चित्रकोट बारसूर रोड में स्थित है बस्तर जिले में। बास्तानार घाटी की बात करें तो ये जो है जगदलपुर दंतेवाड़ा मार्ग पर स्थित है बस्तर जिला में। ठीक है, दरभा घाटी की बात करें तो दरभा घाटी भी ये बस्तर जिले में ही है, जगदलपुर और सुकमा कोंटा रोड में स्थित है दरभा घाटी। केशकाल घाटी मैंने अभी बताया कि ये पूर्व में तो बस्तर जिले के अंतर्गत आता था, लेकिन वर्तमान समय में ये जो है अपने क्या कहते हैं, ये जो अपना कोंडागांव जिला है उसके अंतर्गत आता है। तो केशकाल घाटी वर्तमान समय में बस्तर जिले के अंतर्गत नहीं होगा। झीरम घाटी की बात करें तो ये जो है सुकमा जिले में है। ध्यान रखेंगे, झीरम घाटी कहां पर है? सुकमा जिले में है। ये वही झीरम घाटी है जिसके बारे में मैंने पिछले किसी वीडियो में जिक्र किया था, जब मैंने सलवा जुड़ूम के बारे में बताया था ना, महेंद्र कर्मा। तो उनकी हत्या इसी झीरम घाटी में की गई थी 25 मई 2013 में। महेंद्र कर्मा जी को इसी झीरम घाटी में हत्या कर दिया गया था। झीरम घाटी जो कि जगदलपुर सुकमा हाईवे पर स्थित है। दरबा दरबा घाटी अंतर्गत ये आता है, लेकिन ये सुकमा जिले में पड़ता है। ठीक, ये कोंडागांव जिले में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये जो है बस्तर जिले में स्थित है। 1 2 3 4 तो आप लोग देखिए, निम्न कूट के आधार पर आपको उत्तर देना है। उपरोक्त सभी तो ये तो नहीं होगा भाई, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। यहाँ आपका उत्तर में क्या बन रहा है? 1 2 3 4, जो कि आपके कूट में नहीं है। कूट के आधार पर आपको उत्तर देना है, तो यहां पर उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में और भी कई सारी घाटियां हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जिलों में, तो उनके बारे में भी आपको जो है अच्छे से जानकारी रखना है। बात करें अगर हम केशकाल घाटी की, तो केशकाल घाटी के संदर्भ में ध्यान रखना कि हाल फिलहाल में केशकाल घाटी में मरम्मत का काम चल रहा था, जिस कारण से लगभग लगभग 1.5 से 2 महीने तक जो केशकाल घाटी है वो बंद रहा भारी वाहनों के लिए विशेष रूप से। ठीक है, क्योंकि जो छोटे वाहन हैं उनके लिए तो बहुत जल्दी रास्ता खुल गया, लेकिन जो भारी वाहन थे उनके लिए जो है काफी समय तक रास्ता बंद था। तो ये आपको ध्यान रखना है कि केशकाल घाटी में मरम्मत का कार्य चल रहा था। केशकाल घाटी जो है नेशनल हाईवे नंबर 30 पर स्थित है केशकाल घाटी। उसके बाद जो झीरम घाटी है, दरभा घाटी है, ये तीनों जो है नेशनल हाईवे नंबर 30 राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 पर स्थित हैं। ध्यान रखेंगे। बास्तानार घाटी की बात करें तो ये जगदलपुर और दंतेवाड़ा के बीच। बिंता घाटी चित्रकूट और बारसूर मार्ग में। पुष्पाल घाटी चित्रकूट के निकट ही स्थित है। ठीक है, उसके बाद दरबा घाटी की बात करें तो ये जो है जगदलपुर सुकमा रोड। केशकाल घाटी की बात करें तो रायपुर जगदलपुर मार्ग पर। ठीक, झीरम घाटी जगदलपुर सुकमा मार्ग पर। तो ये तमाम चीजें आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, हाल फिलहाल में हुई घटना है ये, और पूछी जा सकती है। बस्तर ओलंपिक का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो यहां ध्यान रखेंगे, बस्तर ओलंपिक आपको पूरी तरह से डिटेल में पढ़ना है हर एक चीज को, क्योंकि ये अभी जो करंट से संबंधित है और एक अलग ही इवेंट था ना बस्तर ओलंपिक।
ठीक। तो किसके द्वारा आयोजित किया गया था ये आपको बताना है। तो ध्यान रखेंगे, बस्तर ओलंपिक का जो आयोजन है ये छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार यहां तो दिया नहीं है, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक, तो यहां पर दिया है बस्तर जिला प्रशासन द्वारा, तो भाई ये नहीं होगा। सीआरपीएफ द्वारा नहीं, ठीक, छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग द्वारा नहीं, ये जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा करवाया गया था। इसमें जो है परंपरागत खेलों को प्रोत्साहन देना इसका उद्देश्य था। बस्तर ओलंपिक का उद्देश्य क्या था? परंपरागत खेलों को प्रोत्साहित करना। देखो, इससे पहले हमारे जो भूपेश बघेल जी की जो सरकार थी, उस समय में जो है ना छत्तीसगढ़ ओलंपिक टाइप का एक गेम शुरू किया गया था ना, तो कुछ कुछ उसी तर्ज पर बस्तर ओलंपिक करवाया गया था बस्तर क्षेत्र में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है और इसके बारे में और जो भी जानकारी आपको मिलती है उसको आप पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ प्रांत में कितने जिलों का गठन हुआ था? तो देखो, जिलों से संबंधित प्रश्न पूछे ही जाते हैं, बार बार मैं बोल रहा हूं। तो ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ प्रांत में कितने जिलों का गठन हुआ था? तो यहां हम देखते हैं कि जो हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो 1854 में, कब? 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में चला गया। ठीक है ना, 1854 में। इसके बाद वर्ष 1861 में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में 3 जिलों का गठन किया जाता है। सबसे पहला तो था भाई रायपुर, दूसरा था बिलासपुर और तीसरा था संबलपुर। ठीक, 1861 में 3 जिले, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। इसके बाद वर्ष 1906 में एक नया जिला बनाया जाता है। रायपुर जिले से पृथक करके या रायपुर जिले का पुनर्गठन करके दुर्ग जिले का गठन किया जाता है। तो इस तरह से कितने जिलों का गठन हुआ? तो 4 जिलों का गठन हुआ। आपका उत्तर हो जाएगा 4। क्या पूछ रहा है? गठन हुआ था पूछ रहा है ना, गठन। कितने जिले थे ये तो नहीं पूछ रहा है, कितने जिले गठन हुए थे। ठीक है ना, कितने जिलों का गठन हुआ था? तो 4 जिलों का गठन हुआ था। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना कि इन 4 में से एक जिला जो है माइनस हो जाएगा। 1905 में जो संबलपुर है, जिसकी स्थापना 1861 में हुई थी, उसको जो है बंगाल प्रांत के उड़ीसा क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है। तो जिलों की संख्या 3 हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर आंसर जो है आपको 3 नहीं लेना है। जिले 3 हो गए, लेकिन गठित कितने हुए थे? 4 हुए थे ना, 4 जिलों का गठन हुआ था। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना है। उत्तर क्या होगा? 4। अगला क्वेश्चन है, भूमकाल दिवस कब मनाया जाता है? भूमकाल दिवस तो भाई अभी हम देखते हैं कि 15 नवंबर सन 2025 सॉरी 15 नवंबर सन 2024 को जनजातीय गौरव दिवस लगभग पूरे भारतवर्ष में मनाया गया। और चूंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ है ये जनजातीय बाहुल्य प्रदेश है, तो यहाँ पर इस कार्यक्रम का जो आयोजन है वो काफी अच्छे तरीके से किया गया था। तो जनजातियों से संबंधित जो चीजें हैं वो आपको पूछी जाएंगी हाल फिलहाल में जो हो रही है। हालांकि जो भूमकाल दिवस है वो प्रतिवर्ष मनाया जाता है, लेकिन ये भी हाईलाइट हो सकता है। ठीक है ना, तो भूमकाल दिवस के बारे में ध्यान रखोगे, 10 फरवरी को मनाया जाता है। भूमकाल दिवस का संबंध किससे है भाई? तो बस्तर क्षेत्र से है भूमकाल दिवस का संबंध। ठीक, बस्तर क्षेत्र से है भूमकाल दिवस का संबंध। और 10 फरवरी सन 1910 में बस्तर क्षेत्र में जनजातीय लोगों द्वारा विद्रोह किया गया था। और इस विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो वीर गुंडाधुर, शहीद नहीं कहेंगे, वीर गुंडाधुर ने जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया था, भूमकाल विद्रोह का। तो इसी कारण से इस विद्रोह की याद में, वीर गुंडाधुर की याद में, और जो भी दूसरे आंदोलनकारी थे, वीर गुंडाधुर के जो भी सहयोगी थे, उनके स्मरण, उनकी स्मृति में इस दिवस को प्रतिवर्ष बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। ठीक है, सॉरी, मैं यहाँ 10 जनवरी टिक किया हूँ, माफी चाहूंगा, और मैं बोल रहा हूँ 10 फरवरी। ये 10 फरवरी है। ठीक, 10 फरवरी को प्रतिवर्ष जो है भूमकाल दिवस मनाया जाता है, माफी चाहूंगा। 10 फरवरी 1910 में ये जो है विद्रोह हुआ था, तो उसी की याद में जो है प्रतिवर्ष भूमकाल दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो भूमकाल विद्रोह, भूमकाल दिवस ध्यान में रखेंगे, वीर गुंडाधुर। अगला क्वेश्चन दिया है, गुप्त प्रयाग किसे कहा जाता है? भाई गुप्त प्रयाग, ये जो क्वेश्चन है मैंने अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में पूछा था और बहुत सारे बच्चों ने इसका गलत आंसर किया है। काफी सारे बच्चों ने इसका जो आंसर राजिम को लगाया है। तो ध्यान रखेंगे भाई, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं पूछे जाते हैं, गुप्त प्रयाग, बस्तर का, छत्तीसगढ़ का काशी किसे कहा जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है आपको, गुप्त प्रयाग किसे कहा जाता है?
तो शिवरी नारायण को कहा जाता है। ठीक है, शिवरी नारायण, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था कि शिवरी नारायण को जो है पांचवें धाम के रूप में स्वीकार किया गया, पांचवा धाम माना जाता है। चार धाम है ना, उत्तराखंड में बद्रीनाथ, गुजरात में द्वारका पीठ, ठीक, इसके बाद जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, उसके बाद तमिलनाडु में रामेश्वरम, ठीक, चार धाम ये हो गए। चार धाम यात्रा करना बोला जाता है ना, तो पांचवा धाम किसको माना गया है? शिवरी नारायण को। तो इसी को कहा जाता है गुप्त प्रयाग। ठीक, ध्यान रखेंगे गुप्त प्रयाग। अगर राजिम की बात करें तो भाई ये छत्तीसगढ़ का काशी, ठीक है, छत्तीसगढ़ का काशी, नहीं, राजिम को छत्तीसगढ़ का काशी नहीं, राजिम को छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं, प्रयाग ही कहा जाता है। राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग, जहां पर अर्ध कुंभ लगता है ना, कुंभ मेला। खरौद को कहते हैं छत्तीसगढ़ का काशी। ठीक, चंपारण ये महाप्रभु वल्लभाचार्य जी की जन्म स्थली। ठीक, ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो मैं अपने चैनल के कम्युनिटी टैब में क्वेश्चन पूछता रहता हूं, तो आप उन क्वेश्चंस को जरूर से सॉल्व करिएगा, और उन क्वेश्चन का जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो आपको मेरे वीडियोस में देखने को मिलेगा। मैं अलग से उसको नहीं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न जिलों का गठन के आधार पर सही क्रम क्या है? तो भाई इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं, हालांकि हाल फिलहाल के वर्षों में तो देखा नहीं गया, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है कि कौन सा जिला कब गठित हुआ है। ठीक, तो निम्न जिलों के गठन के आधार पर सही क्रम क्या है? तो देखिए, बीजापुर जिले की बात करें तो ये वर्ष 2007 में गठित हुआ है। ठीक, बालोद की बात करें तो ये 2012 में गठित हुआ है। आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हैं 2007, ये हो जाएगा आपका 2012। शक्ति जिला कब बना भाई? तो 2022 को बना है शक्ति जिला। ठीक है, उसके बाद मुंगेली की बात करें तो ये बना है 2020 में। ठीक है, कांकेर की बात करें तो 1998। ठीक, राजनांदगांव की बात करें तो 1973 में गठित हुआ है। तो अब भाई आप जो है इसका कूट का मिलान कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं तो चाहूंगा कि आप लोग पहले ही इसका आंसर दे दिए होंगे, क्योंकि इजी था। ठीक, क्योंकि जिला जो है, कोई भी बच्चा सीजीपीएससी सीजी व्यापम की पढ़ाई शुरू करता है तो सबसे पहले वो जिलों से ही शुरू करता है। अगर आप किसी कोचिंग क्लास में भी जाएंगे या किसी यूट्यूब के टीचर से भी पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको वो क्या पढ़ाएगा? जिला वगैरह पढ़ाएगा। तो जिला आप अच्छे से कर लीजिएगा, ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है, ज्यादा इसमें जो है दिमाग खपाने वाली चीज भी नहीं है। मैप के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हैं, आराम से आपको जो है जिलों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो जिलों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। राजनांदगांव, सबसे पहले राजनांदगांव जिले का गठन हुआ इनमें से, ठीक है ना। तो यहां पर देखिएगा, यहां सबसे पहले दिया है राजनांदगांव, तो इनमें से कोई होगा। उसके बाद दूसरा जिला बनता है कांकेर 1998 में, दोनों में है। ठीक, अब आपका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद बना कांकेर के बाद 2007 में बीजापुर। ठीक, तो यही आपका उत्तर होगा। देखो, शुरू के तीन को हम लोग पढ़ लिया, बाकी पता ना हो तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक, उसके बाद होता है बालोद 2012 में, उसके बाद मुंगेली 2020 में, उसके बाद शक्ति 2022 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस स्थान पर जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जा रही है? मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसा कि मैंने अभी बताया, जनजातीय गौरव दिवस ये काफी हाईलाइटेड हुआ था, और खास करके जो भी मतलब कार्यक्रम हुए थे उसमें काफी सारे नेताओं ने भी शिरकत की थी। ठीक है, तो जो चीजें हाईलाइट होंगी ना वही क्वेश्चन में बनता है। ठीक, तो किस स्थान पर जनजातीय संग्रहालय, ट्राइबल म्यूजियम की स्थापना की जा रही है? ऑप्शन दिया हुआ है बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, इनमें से कोई नहीं। अब यहां पर बहुत सारे बच्चे, अगर तुक्का मारना होगा, कुछ ऐसा करना होगा, तो वो लोग बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर को टिक कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत होगा। जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जा रही है कहाँ? नवा रायपुर में। ठीक, नवा रायपुर, अगर ऑप्शन में रायपुर भी हो तो भी ठीक है, क्योंकि भाई जिला अगर पूछेगा तो रायपुर होगा ना, अगर जगह पूछेगा तो नवा रायपुर। अब देखिएगा, नवा रायपुर में एक संस्थान है, TRTI, TRTI, ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ठीक, ये कहां पर है? नवा रायपुर में। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा। चलिए रीस्टार्ट करते हैं। तो
मैं बता रहा था टीआरटीआई के बारे में। टीआरटीआई ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, हिंदी में क्या कहेंगे? जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो इसी परिसर में, मतलब जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के परिसर में जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। ठीक, जहां पर ये टीआरटीआई है ना, उसी वहीं पर ही जनजातीय संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जनजातीय जीवन शैली को संग्रहित करने हेतु, तो जनजातीय लोगों का जो जीवन शैली है, उनके जो खास खास चीजें हैं, जैसे अगर हम बात करें बस्तर क्षेत्र की तो घोटुल हो गया, ठीक, जनजातीय लोगों का जो गोदना हो गया, नृत्य हो गया, उनके वाद्य यंत्र, खान पान, उन तमाम चीजों को संग्रहित करके रखने हेतु जनजातीय संग्रहालय की स्थापना कहाँ की जा रही है? नवा रायपुर, जिला रायपुर। और संस्थान का नाम याद रखेंगे, टीआरटीआई ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जनजातीय अनुसंधान प्रशिक्षण एवं जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा भाई? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, सबरी मंदिर स्थित है। सबरी मंदिर स्थित है। तो अब सबरी मंदिर, सबरी आप जानते ही होंगे, माता सबरी, जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को चख चख कर बेर खिलाया था। जो सबरी माता थी वो जो है बेर तोड़ती थी और बेर को जो है चखती थी, टेस्ट करती थी कि भाई कौन सा बेर खट्टा है, कौन सा बेर मीठा है। तो खट्टे बेरों को वो जो है अलग कर लेती थी और मीठे बेरों को अलग से रख लेती थी कि भाई मेरे राम आएंगे तो मैं उनको खिलाऊंगी। और जब वो रामचंद्र जी वहां आते हैं तो वो फिर अपने जूठे बेर माता सबरी को, जूठे बेर जो है रामचंद्र जी को खिलाती हैं। ठीक, अब जो सबरी थी, इनके विषय में कहा जाता है कि ये जो है ना निम्न जाति से आती थी, ऐसा कहा जाता है। ठीक, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो माता सबरी, जिनका संबंध रामायण से है, और सबरी माता से संबंधित जो स्थल है हमारे छत्तीसगढ़ में वो है सिवरी नारायण। सिवरी नारायण का नामकरण सबरी और नारायण, जो कि विष्णु जी का एक नाम है, उनसे हुआ है। सबरी नारायण जो कालांतर में बिगड़ करके सिवरी नारायण हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर कि सबरी मंदिर स्थित है, तो अधिकतर लोग आंसर करेंगे सिवरी नारायण, जो कि गलत होगा। सबरी मंदिर, ध्यान रखेंगे, ये कहां पर है? तो सबरी मंदिर आपको देखने को मिलेगा खरौद में। ठीक है, सबरी मंदिर कहाँ देखने को मिलेगा? खरौद, जिला जांजगीर चांपा। ठीक, ध्यान रखेंगे, खरौद जो कि सिवरी नारायण से मात्र 3 किलोमीटर दूर स्थित है। खरौद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर भी है, जो कि एक शिव मंदिर है, ध्यान रखेंगे। ठीक, और चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दंडकारण्य का क्षेत्र ब्रिटिश काल में किस संभाग के अंतर्गत आता था? दंडकारण्य, या फिर हम बोल सकते हैं बस्तर संभाग, ये ब्रिटिश काल में किस संभाग के अंतर्गत आता था? तो दिया हुआ है छत्तीसगढ़ संभाग, नागपुर संभाग, स्वतंत्र संभाग था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिएगा 1862, 1862 में, इससे पहले मैं बता देता हूं 1861 में भारत में कुछ नवीन प्रांतों का सृजन किया जाता है, जिनमें से एक प्रांत था मध्य प्रांत। ठीक, मध्य प्रांत 1861 में गठित किया जाता है और इसके अंतर्गत नवीन जिले गठित किए जाते हैं और एक वर्ष के पश्चात मध्य प्रांत में कमिश्नरी प्रणाली को लागू किया जाता है। अर्थात 1862 में मध्य प्रांत में कमिश्नरी प्रणाली को लागू किया जाता है और मध्य प्रांत को 5 संभागों में विभाजित किया जाता है। ठीक, तो पहला संभाग था नागपुर संभाग, दूसरा संभाग था छत्तीसगढ़ संभाग, ठीक है, तीसरा संभाग था सागर संभाग, चौथा था जबलपुर संभाग और पांचवा संभाग बनाया गया गोदावरी संभाग। ठीक, गोदावरी संभाग। और हमारे बस्तर अर्थात दंडकारण्य को गोदावरी संभाग के अंतर्गत रखा गया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पांचों संभागों के नाम भी आपको ध्यान रखना है। नागपुर संभाग, छत्तीसगढ़ संभाग, जबलपुर संभाग, सागर संभाग और गोदावरी संभाग। और गोदावरी संभाग के अंतर्गत जो है दंडकारण्य क्षेत्र को रखा गया था और हमारा जो शेष छत्तीसगढ़ था वो छत्तीसगढ़ संभाग के अंतर्गत आता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ कब से कब तक मध्य प्रदेश राज्य का अंग रहा? काफी बार पूछा गया है इस क्वेश्चन को घुमा फिरा करके
कि कितने वर्षों तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का अंग रहा, इस टाइप से अलग अलग। ठीक, तो यहाँ पर देखना 1861, अगर हम बात करें 1861 की, तो 1861 में मध्य प्रांत का गठन हुआ, अभी जो मैंने पीछे बताया। तो 1861 को मध्य प्रांत बना और भारत आजाद होता है 1947 में। ठीक, उसके बाद 1861 फिर से दिया हुआ है। उसके बाद आते हैं हम लोग 1956। 1956 यहाँ इसको मैं गोला कर देता हूं, 1861 में मध्य प्रांत का गठन, 1956 में मध्य प्रदेश का गठन। ठीक, सन 2000 में छत्तीसगढ़ का गठन। ठीक है, और भारत आजाद हुआ 1947 में। तो देखिएगा यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है कि मध्य प्रदेश राज्य का अंग कब से कब तक रहा। तो मैंने बताया कि 1956 में मध्य प्रदेश राज्य बना और छत्तीसगढ़ बना सन 2000। तो 1956 से 2000 तक छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश का अंग रहा, तो आपका उत्तर हो जाएगा ड। ठीक है, 1956 से सन 2000 तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का अंग रहा। और यहाँ एक और चीज ध्यान रखेंगे, वर्ष पूछा जाता है कि कितने वर्षों तक ये मध्य प्रदेश का अंग रहा। तो 44 वर्षों तक ये मध्य प्रदेश का अंग रहा। मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर सन 2000 को, और छत्तीसगढ़ राज्य की सॉरी मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना हुई 1 नवंबर 1956 को, और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई 1 नवंबर सन 2000 को। ठीक, तो फिक्स जो है 44 वर्ष तक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश राज्य का अंग रहा। वहीं अगर हम बात करें मध्य प्रांत की, तो छत्तीसगढ़ कब से कब तक मध्य प्रांत का अंग रहा, तो 1861 से 1956 तक। ठीक, जो मध्य प्रांत है ना, या फिर हम कहें जो अंग्रेजों ने जिस तरह के प्रांत बनाए थे, वो 1956 तक अस्तित्व में रहे। 1956 में फिर जो है ना, आज की जैसे हम लोग प्रांत देखते हैं, राज्य देखते हैं, वो 1956 के बाद अस्तित्व में आना शुरू हुई है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या छत्तीसगढ़ के राज्य प्रतीक चिन्ह का हिस्सा नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको मैं बोल सकता हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो देखिएगा, हमारा जो छत्तीसगढ़ का राज्य प्रतीक चिन्ह है, तो उसमें क्या नहीं है ये आपको बताना। धान की बालियां देखने को मिलता है, धान की बालियां है ना, अशोक स्तंभ, भाई इसके बिना किसी राज्य का प्रतीक चिन्ह की हम कल्पना नहीं कर सकते। ऊर्जा चिन्ह भी इसमें दिया हुआ है, लेकिन साल वृक्ष का फूल नहीं है। ठीक है ना, साल वृक्ष का फूल नहीं है। ऊर्जा चिन्ह जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के ऊर्जा को प्रदर्शित करता है। ठीक, इसके अलावा यहां अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़, जो छत्तीसगढ़ है ना, इस तरह से जो गोला हमारा जो स्टैंप होता है प्रतीक चिन्ह, तो ऐसे छत्तीसगढ़ बने हुए हैं, ऐसे चारों तरफ आप देखे होंगे इस टाइप से बना हुआ होता है ना, तो ये छत्तीसगढ़ है चारों तरफ। ठीक, छत्तीसगढ़ जो कि हरे रंग में बना हुआ है। अशोक स्तंभ की बात करें तो लाल रंग में बना हुआ है। धान की बालियां सुनहरी रंग में है। ऊर्जा चिन्ह नीला रंग में है। इसके अलावा नदियां नदियां को भी इसमें प्रदर्शित किया गया है, जो कि तिरंगे के रंग में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, साल वृक्ष या फिर पहाड़ी मैना, वन भैंसा, ऐसा कोई चीज इसमें नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के राजकीय गीत में किन नदियों का वर्णन मिलता है। भाई राजकीय गीत सुना करिएगा। ठीक, तो राजकीय गीत से संबंधित काफी सारे प्रश्न पूछा जाता है कि भाई राजकीय गीत, ये जो भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उन्होंने जो है अरपा पैरी के धार महानदी है अपार, इसको जो है छत्तीसगढ़ का राज्य गीत घोषित किया। इसके रचयिता कौन है ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आचार्य नरेंद्र देव वर्मा, इन्होंने जो है इस गीत को लिखा है। इस गीत को गाया है, संगीत में गाया है, गाने वाली कौन है, ममता चंद्राकर, ये भी आप ध्यान रखेंगे। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने गाया है, लेकिन शुरुआत में ममता चंद्राकर जी ने इसे अपनी आवाज दी। लेखक का नाम काफी बार पूछा गया है। ठीक है ना, तो आचार्य नरेंद्र देव वर्मा जी का नाम आपको याद रखना है। अगर गायन अवधि की बात करें तो लगभग 1 मिनट 15 सेकंड इसकी गायन अवधि है। और छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं पर भी कोई भी राजकीय कार्यक्रम होता है, चाहे वो किसी स्कूल में, किसी महाविद्यालय में, कोई भी कार्यक्रम हो, किसी दफ्तर में हो, कोई राजनीतिक कार्यक्रम हो, कोई प्रशासनिक कार्यक्रम हो, या फिर कोई गैर सरकारी कार्यक्रम हो, तो उसमें जो है राज्य गीत को गाया जाता है। जैसे हम राष्ट्र गीत गाते हैं ना, जन गण मन, वैसे ही जो है राज्य गीत को भी गाया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं हम अपने प्रश्न पर कि भाई इसमें किन नदियों का उल्लेख है, तो आप लोगों ने अभी तक आंसर दे दिया होगा, अरपा पैरी के धार। तो अरपा नदी का उल्लेख है, अरपा पैरी के धार, महानदी है अपार, उसके बाद इंद्रावती हा पखारे तुर पहिया। ठीक, पहिया, यहाँ हसदेव शिवनाथ का जो है उल्लेख
नहीं मिलता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा 1, 2, 3, 5। 1, 2, 3, 5 ये जो है आपका उत्तर होगा। इसके अलावा यहाँ पर इस गीत में कुछ जिलों का भी वर्णन किया गया है, तो आप उसको भी ध्यान रखना, ठीक है? जैसे बिलासपुर, रायगढ़, बस्तर, दुर्ग इस टाइप से राजनांदगांव, ठीक? तो आज की इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। जितने भी क्वेश्चंस के आपने आंसर दिए हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइएगा ताकि मैं उसको दूर कर सकूँ। वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, पता चले कि भाई कितने लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है। तो चलिए मिलते हैं कल सुबह। आज के लिए आज के लिए इतना ही। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।